नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा काफी मायने में अहम है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत इंडोनेशिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंधों की यात्रा लंबी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने को लेकर कई अहम समझौते हुए। समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन और समुद्री सुरक्षा में भी दोनों देश आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे। इसके अलावा खनिज व इस्पात आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता हुआ। दुर्लभ खनिज संपदा, इंडोनेशिया में चुनाव प्रक्रिया के लिए भारतीय चुनाव आयोग का सहयोग संस्कृति और शिक्षा में भी सहयोग बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा डायलॉग डिप्लोमेसी से समाधान और फलस्तीन का शांतिपूर्ण स्थायी समाधान चाहते हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा काफी मायने में अहम है। पीएम मोदी को इंडोनेशिया में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिल रही है। इंडोनेशिया यात्रा पर पीएम मोदी को बिनटैंक रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के स्कूल के बच्चों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ मौजूदगी में बच्चों ने भारत और इंडोनेशिया का झंडा लेकर एक कतार में खड़े होकर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी आज इंडोनेशिया की संसद के स्पीकर के साथ भी बैठक करेंगे। इसके अलावा वे इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधे लगाने के महाअभियान का शुभारंभ किया। दिल्ली के केंद्रीय रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण कर उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में बगावत खुलकर सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के बीच प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के चंडीगढ़ पहुंचने पर चन्नी ने दूरी बना ली। चंडीगढ़ में भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर पहुंचे। चरणजीत सिंह चन्नी आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस हाईकमान और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। भूपेश बघेल के पंजाब पहुंचने से पहले ही चन्नी ने मोहाली में अपने समर्थक नेताओं के साथ बैठक की, जिससे प्रभारी की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के आवास पर पहुंचे। बढ़ती गुटबाजी को शांत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें 5 दिनों के लिए पंजाब भेजा है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पंजाब में अंदरूनी कलह का हर रोज एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। राहुल गांधी का नेतृत्व इतना कमजोर है कि हर जगह कांग्रेस टुकड़ों में है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का राजनीतिक चेहरा बेनकाब हो चुका है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बांकीपुर विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन से अपील की थी कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारे, मगर राजद ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करके उन्हें झटका दिया। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को बड़ा धक्का लगा। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही थी। बांकीपुर सीट पिछले काफी वक्त से भाजपा के लिए काफी सुरक्षित रही है। लंबे समय से इस सीट पर भाजपा को उम्मीदवार जीतता रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी की। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। अधिसूचना के अनुसार नामांकन 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। 14 जुलाई को दस्तावेजों की जांच होगी और 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत बहरीन रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहरीन के नेतृत्व का मार्गदर्शन की सराहना की और बहरीन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में बसे भारतीय समुदाय से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी बहरीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन कोर्ट से 3 आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग की गई है। कस्टडी रिमांड अर्जी पर एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई आज। रिमांड मंजूर होने पर तीनों आरोपियों से आमने सामने बैठकर पूछताछ। मसले को सुलझाने में जुटा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक अब 22 जुलाई को होगी। ट्रस्ट का कहना है कि तब तक एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद अहम बैठक में ट्रस्ट में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त जरूर सजा मिलेगी। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने भरोसा जताया कि ट्रस्ट की नई व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और श्री राम जन्मभूमि परिसर का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होने जा रही है। उससे पहले रेल मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ पुरी में रथ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की और उत्सव के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रेलवे ने पुरी में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के रुकने के लिए एक बड़ा होल्डिंग एरिया तैयार किया है। भोजन व्यवस्था और अतिरिक्त टिकट काउंटर सहित अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। उड़ीसा सरकार ने रथ यात्रा 2026 को सफल बनाने के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए। इनमें भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है। विशेष तैयारियों के तहत रथ निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है और इसे 16 जुलाई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ भगदड़ मामले में डीएमके की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली। अब सीएम विजय पीड़ितों से मुलाकात कर सकेंगे। महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त, सड़क, रेल और हवाई परिवहन प्रभावित।
पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, दिन भर भारी बारिश जारी रहने की आशंका। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुंबई में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। कई इलाकों में जलभराव के बाद 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। तेजी से रफ्तार पकड़ते मानसून का असर उत्तर, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में कहीं कहीं हल्की बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी इलाके में अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे उत्तरी पहाड़ी राज्यों में भी मौसम के ऐसे ही हालात रहने के आसार जताए हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ठाठरी के ऊपरी इलाकों में बादल फटने के बाद शहर में कीचड़, पत्थर और मलबा बहकर आ गया, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में यूपीए एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी वांछित अपराधी आसिफ उर्फ विक्की 6 बार मारा गया। घटनास्थल से देसी हथियार, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। और यहां रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार आज सपाट शुरुआत के साथ खुला। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही, जबकि आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पाठ की कानूनी समीक्षा अगले 15 से 20 दिन में पूरी होने की उम्मीद। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इस साल के अंत तक समझौते पर हस्ताक्षर हो सके और अगले साल इसे लागू किया जा सके। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रोल्स रॉयस की चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर निकोला ग्रेडी स्मिथ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात में भारत को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग के उभरते ग्लोबल हब के रूप में रेखांकित किया। बैठक में भारत यूके सीईटीए के जरिए निवेश, टेक्नोलॉजी, साझेदारी और सप्लाई चेन मजबूत करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली की बसें नगर निगम के कचरे से तैयार हाइड्रोजन ईंधन पर चल सकती हैं। नितिन गडकरी ने बताया कि पानी और कचरे से हाइड्रोजन बनाकर उसे स्वच्छ परिवहन के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। अदानी फाउंडेशन आंध्र प्रदेश सरकार की P4 पहल से जुड़कर कुपमम मंडल के आर्थिक रूप से कमजोर बंगारू कुटुंबम परिवारों की आजीविका मजबूत करने में मदद करेगा। इस योजना के तहत परिवारों को सिलाई मशीन, वेल्डिंग किट, कढ़ाई मशीन और छोटे कारोबार के लिए अन्य संसाधन दिए जाएंगे। साथ ही बंगारू मित्र के जरिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। आईआईएम नागपुर ने अगले 5 साल में बड़े विस्तार की योजना बनाई है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 बिजनेस स्कूलों में शामिल होने का लक्ष्य तय किया। संस्थान को इसके नए पूर्ण विकसित परिसर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की मोशी क्षेत्र में 70 एकड़ जमीन महज 1 रुपए के पट्टे पर आवंटित की। सरकार से बातचीत पूरी होने तक भारत में यूजर नेम फीचर लॉन्च नहीं करेगा व्हाट्सएप। केंद्र ने कंपनी को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया।
व्हाट्सएप के इस नए फीचर से यूजर्स बिना मोबाइल नंबर साझा किए सिर्फ यूजर नेम के जरिए बातचीत कर सकेंगे। वहीं सरकार को आशंका है कि इस फीचर से फिशिंग, धोखाधड़ी और फर्जी पहचान जैसे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं। भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में पहली संयुक्त विकास परियोजना पर समझौता किया। इसके तहत भारत में यूनिकॉर्न शिप बोर्न कम्युनिकेशन मास्ट का निर्माण किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जापानी तकनीक के साथ इसका उत्पादन करेगा, जिससे भारतीय नौसेना की संचार और स्टेल्थ क्षमता मजबूत होगी। भारत में स्टील उत्पादन की रफ्तार तेज। अप्रैल-जून तिमाही में फिनिश्ड स्टील उत्पादन 5.9% बढ़कर 4.10 करोड़ टन हुआ। जून 2026 में स्टील निर्यात भी 38% उछालकर 6.16 लाख टन पहुंचा। साथ ही खपत में 8.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टेस्ला ने दिल्ली के नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक में उत्तर भारत की पहली इन मॉल EV चार्जिंग सुविधा शुरू की। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड को IPO के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के साथ ही कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टिंग की राह साफ हो गई। और आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास की गति हासिल की है। आइए आपको सुनवाते हैं उनका ये बयान। Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, distinguished members of the Indian delegation, distinguished guests, members of the Indonesian government, ladies and gentlemen. Once again, it is a great pleasure for me to host you, Prime Minister Modi, and your delegation. This visit is very important as a milestone in our relationship. Our discussions this morning were both intensive and productive. Also, they were forward-looking. We have produced meaningful outcomes, and we are determined to translate these commitments into concrete results that benefit our two peoples. Excellencies, my visit to New Delhi last year left a lasting impression on me. It gave me the opportunity to experience firsthand the richness of India's civilization and remarkable diversity of its culture. Our two nations are bound by centuries of shared identities and enduring ties. Indonesian culture, Indonesian history, Indonesian experience have been vastly influenced by Hindu culture, by the influence of the Indian civilization. In fact, perhaps I would say at least 30% of our language, maybe 40% comes from Sanskrit. Many names of our people really are Sanskrit names. I think our national symbol, the Garuda, I think also comes from Indian or Hindu mythology, Hindu culture. Even our motto, Susanti, Bhinneka Tunggal Ika, I think also has Sanskrit roots. History
brought our countries together. We have shared values and common vision forward. Both our nations were colonized by imperialists. We suffered a lot. Both our peoples suffered, and India also had to go through a long period of anti-imperialist, anti-colonial struggle. Indonesia also. And we cannot forget that during our War of Independence, India, I think, was one of the first countries to declare your support for our independence. India actively supported us. Indian leaders sent assistance to us. So this relationship goes very far. I myself, a strong admirer of Indian history, Indian culture. I also want to admit, Your Excellency, I follow your career and I copy many of your programs. I don't mind admitting, because if it succeeds for hundreds of million people with the same background as Indonesia, the same problems, we are nearly the same. We have the same problems of big population. We are agriculture in background. We face many natural disasters. And yet, India has achieved many progress. So I openly admit that I follow your career and I copy a lot of your programs. And it's proving to be successful for us. So thank you very much, Mr. Modi. I'm very happy there's no copyright to all your program. So, jadi saudara-saudara yang dari Indonesia, ya saya terang-terangan, saya bilang banyak kebijakan beliau ya pro rakyat miskin, ya saya nggak ragu-ragu. Kita ambil yang baik. In fact, just I think yesterday a team from Indonesia just came back from I think 2 or 3 weeks of study of the achievements many Indian groups have achieved in making arid land to be arable again with what's called permaculture. So we are studying this closely, and we have a lot to learn, and we are not afraid of learning. तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनको सराहा है, उनके नेतृत्व की बात की है कि उनके नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो कामयाब होती हैं और लगातार भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। और आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा काफ़ी मायनों में भी अहम है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति भी मिल रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हम वन लगाएंगे, पंचवटी वन, नक्षत्र वन, बेल वन, ऋतु वन, ऋषि वन, तीर्थंकर वन, वामन वृक्ष वन और कुरानी वाटिका भी लगाकर हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज यमुना जी के शुद्धिकरण का नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है, इसके लिए
हम काफी कुछ काम कर रहे हैं। इस पर फिर कभी डिटेल बात करूंगा, परंतु आज इतना बता देता हूं कि दिल्ली की डेयरियों का जो गोबर है वो सीधा यमुना जी में डालने का कार्यक्रम हुआ है। हम एनडीडीबी के साथ अगले सप्ताह समझौता कर 1 किलो गोबर भी यमुना जी में न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर रोज का 1500 मैट्रिक टन गोबर एक केजरीवाल एंड कंपनी ने यमुना जी में डालने का काम किया है। ये पाप है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, हमारी दिल्ली सरकार एनडीडीबी से एग्रीमेंट कर गोबर को प्रोसेस कर गैस और कुदरती खाद बनाकर यमुना जी को शुद्धिकरण में हम बहुत बड़ा योगदान लेने वाले हैं। अब तक एक ही साल में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं और बचे हुए साल में 29 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगे, जो यमुना जी में गंदगी नहीं पहुंचाएगा, शुद्ध किया हुआ जल पहुंचाएगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी की गुणवत्ता सभी मानकों पर खरी उतरे। दिल्ली सरकार ने ईवी नीति भी लॉन्च की है। ये सब मिलाकर यमुना जी का शुद्धिकरण, रीच के अंदर पूरा परिवर्तन कर पर्यावरण की पूरी इकोसिस्टम को सृजित करना और ईवी पॉलिसी, ये तीनों मिलाकर हम एक हरित दिल्ली की संकल्पना को साकार करेंगे। फिर से एक बार अंत में मैं दिल्ली के सभी निवासियों को एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, और एक वृक्ष लगाएं तब बच्चों को भी साथ में रखिए, क्योंकि उनको भी आगे हरित दिल्ली के संकल्प को ले जाना है। मैं फिर से एक बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा दोनों का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। और भाई भूपेंद्र यादव के डिपार्टमेंट ने भी हमें इतने सारे पौधे लाने के लिए और कई प्रकार की कानूनी अड़चनों को पार करने के लिए बहुत मदद की है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार देविया सज्जनों। आइए हम सब खड़े होकर अपने तो दिल्ली में जो 70 लाख पौधे लगाने का जो अभियान है, इस कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि दिल्ली को कितना स्वच्छ बनाना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यमुना की भी सफाई लगातार जारी रहेगी, वृक्षारोपण करना है ताकि जो पर्यावरण है उसको बढ़ावा मिल सके। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज़ में भी इतना ही। हमें यहीं अनुमति दें। नमस्कार।